हे गाइस, मैं मारुति की सरवानी। आज हम पढ़ाएंगे एर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके पहले मैंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कराए हैं उस टॉपिक पर, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट पर। ठीक है, तो आज हम एर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एर्गेंड प्लेन एक तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिकल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाते हैं या कैसे लिखते हैं, उनको हम एर्गेंड प्लेन कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से, जैसे कि ये दिया है 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना। अब मैंने क्या कहते हैं, ये बताया है x प्लस आई वाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर पेयर में बात करें तो x कॉमा वाई लिखेंगे। इसका मतलब है कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर माइनस एक्स कॉमा वाई है तो इसका मतलब ये वाला मेरा नंबर, मतलब ये मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये रहेगा। अगर यहाँ पर है तो ये दोनों माइनस में होगा, है ना, तो इसका मतलब मेरा ये जो है ये दोनों माइनस में है, एक्स और वाई। मतलब कुल मिला के जो कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव पॉजिटिव में दिया रहेगा। तो सिंपल सी ये चीज़ है कि हम बस ये पता करें कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखे, तो ऐसे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं एर्गेंड प्लेन। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखने को कहा जाता है एर्गेंड प्लेन। सिंपल, x ऑर्डर पेयर में लिख दिए, x y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? ओके, ये मैं पहले ही बता चुकी थी ट्रिग्नोमेट्री जब फंक्शन पढ़ा रहे थे कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या कहते हैं x और y क्यों निगेटिव होते हैं, क्योंकि देखो x एक्सिस निगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है। अच्छा, इस एक्सिस को कहा जाता है रियल एक्सिस। इस एक्सिस को कहा जाता है y एक्सिस को कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस। पहले ही बता दिए थे कि y एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और x एक्सिस को रियल पार्ट को x एक्सिस कहते हैं, मतलब रियल एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हम ये देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं, मॉड जेड, जिसको हम आर नाम देते हैं। ये होता है x कॉमा वाई, और ये हो गया यहाँ इतने को यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस है। मैं यहाँ से x एक्सिस कंसीडर कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या पूरा y है, तो स्मॉल y ले लेते हैं, है ना, ले लिए। ये जो एंगल जाएगा कौन सी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंगल थीटा है ना, एंगल ये थीटा है। अभी मुझे आर्गुमेंट के बारे में भी बताना है। सबसे पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता देती हूँ, फिर आर्गुमेंट के बारे में भी बताती हूँ। तो ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन। हमें ये सिंपल से पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। मैं यहाँ पर cos थीटा निकालती हूँ, x अपॉन ओरिजिन से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो होती है r,
इस आर को हम मॉड जेड भी कहते हैं। इस आर को क्या कहते हैं? मॉड जेड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई आर, जिसको लिखते हैं हम लोग r cos थीटा x sin थीटा y बाई आर, r sin थीटा y। ओके, और OP इक्वल टू होता है मॉड जेड इक्वल टू आर। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। अब मैं क्या करूंगी, जेड इक्वल टू एक्स के प्लेस पर आर कॉस थीटा, वाई के प्लेस पर आर साइन थीटा, और आर को बाहर निकाल देंगे, कॉस थीटा प्लस ये होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंट, पोलर फॉर्म लिख देते हैं, इतना बड़ा कौन लिखे। इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। आर का मतलब समझ में आ रहा है? मॉडुलस, मॉड जेड लिखा है, मॉडुलस होता है। आर का मतलब क्या होता है? मॉडुलस। ये आप पहले ही सीख चुके हैं कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, है ना। एक बार फिर से दिखा देते हैं मॉडुलस। मान लो ये कोई नंबर दिया है 4 + 3i, है ना। अब हमें मॉडुलस निकालना, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। तो रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं 16, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं 9, तो कुल मिला के ये 25, और मॉड जेड आ जाएगा ±5। हम ये मतलब +5 लेंगे। ठीक है, मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गया। तो मॉडुलस निकालने का ये तरीका है। उसी तरह यहाँ से हम आर भी निकाल लेंगे। अच्छा, उसके पहले हम आर्गुमेंट सिखा दें, तब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था मेरा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आर्गुमेंट पे चलती हूँ। इसके पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट में क्या बताने जा रहे हैं कि क्या होता है आर्गुमेंट में? सिर्फ हम जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैंने आर्गुमेंट प्लेन बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कि थर्ड में, कि फोर्थ में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आर्गुमेंट का सिंपल सा ये मतलब है एंगल निकालना। सिंपल सा क्या मतलब है? एंगल निकालना है। ठीक है, ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये थीटा है, डेट इज अ आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। ये लाइन अगर ऐसे है तो ये एंगल ऐसे आएगा, ये बनेगा पाई प्लस थीटा। अगर ये लाइन यहाँ पर है तो ये घूम कर ये यहाँ आएगा, तो इसको बनेगा 2 पाई माइनस थीटा, ऐसा बनेगा, है ना। ये तो मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाए तभी बताया था कि पाई माइनस थीटा का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। अब लेकिन जो आर्गुमेंट होता है इसका कुछ एक बाउंडेशन है, रेंज है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जो -पाई से पाई होता है, और जो ये रेंज है वो 0 से 2 पाई में लाई करता है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये फिगर बनाया गया है, मतलब
0 से 2 पाई के लिए मैं बता दी, उसमें अलग अलग करके बताया था। और माइनस पाई से पाई के लिए वो होता है आर्गुमेंट के लिए। तो जो भी आर्गुमेंट मतलब जो भी थीटा आएगा, मतलब आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा, जो भी थीटा आएगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। अच्छा, ये है माइनस पाई से पाई के बीच रहेगा, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और तो देखिए फिर ये था, है ना। तो पहले के लिए थीटा इक्वल टू अल्फा ले लेंगे, दूसरे के लिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा ले लेंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो पाई माइनस अल्फा ले लेंगे। लेकिन क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा बनता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या बनेगा, माइनस थीटा होगा। सेम पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन जब ये क्या था, एंटी क्लॉक, लेकिन जब लाइन खींचेंगे एंटी क्लॉक, सॉरी वो ऊपर वाला क्या था, क्लॉकवाइज था, इसलिए पाई माइनस अल्फा। लेकिन जब नीचे से लेंगे एंटी क्लॉक लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ये है, इसका एंटी क्लॉकवाइज ये है। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा और थीटा इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, ठीक। और आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ऐसे। तो अल्फा इक्वल टू ये आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला। आर्गुमेंट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और आर्गुमेंट मतलब वही थीटा, ठीक है। सिंपल सा ये था लॉजिक, इमेजिनरी अपॉन रियल, हाँ ये था। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग complex number।
फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3, यहाँ लेट करेंगे z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। मॉडुलस निकालना है तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, वन का स्क्वायर 3, 2 आ गया मॉडुलस। तो आर्गुमेंट निकालना है, ये आएगा tan अल्फा, क्या था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अल्फा पहले जैसे मॉडुलर मतलब आर्गुमेंट निकालते वैसे ही निकाल लेंगे फॉर्मूला में पुट करके, उसके बाद चेक करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो y की वैल्यू है रूट 3, x की वैल्यू 1 है, i का कोफिशिएंट रूट 3, x की वैल्यू मतलब आगे x ही तो होता है, मतलब 1 हो गया। ये किसके फॉर्म में होता है, x प्लस आई, y के ही तो फॉर्म में होता है। मॉड से बाहर निकालेंगे तो रूट 3 आएगा और इसका मतलब होता है पाई बाई 3। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि देखो x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम z lies in first quadrant, z lies in first quadrant, तो देन थीटा इक्वल टू अल्फा, तो पाई बाई 3। सेकेंड पार्ट पहले हम लेट करते हैं इसको z के इक्वल टू में, तो मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 4 है ना। आर्गुमेंट ये हो गया आर्गुमेंट, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 रूट 3 बाई -2, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस रूट 3 अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3। यहाँ तक तो आप समझ ही गए, मॉड निकालना था और सॉरी मॉडुलस निकालना था, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, निकाल लिए जैसे निकालते हैं। आर्गुमेंट में y बाई एक्स होता है, y की वैल्यू 2 रूट 3, x की वैल्यू -2 है, कैंसिल किए, मॉड से बाहर निकाले, रूट 3 हुआ तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 हो गई, ठीक। लेकिन ये आर्गुमेंट अभी नहीं आया है। आर्गुमेंट कब आएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, सिंपल, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। बस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे z lies second quadrant, then थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। ये मतलब रियल आर्गुमेंट है, ये कुछ नहीं था।
अब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन का भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, है ना। एग्जांपल नंबर 7, represent the complex number z equal to 1 plus I root 3 in the polar form, in the पोलर फॉर्म। ठीक है, क्या है ये? इन द पोलर फॉर्म। मुझे इसको पोलर फॉर्म में करना है, तो कैसे करें? पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया था, z इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। उसके हिसाब से हम इसको कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, ये होता है we know that z is equal to r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना। तो हम कंपेयर करेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर, ये भी z के इक्वल है, रख देंगे। r अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r cos थीटा r साइन थीटा हो जाएगा। रियल को रियल से कंपेयर कर दिया मैंने, रियल को रियल से कंपेयर किया, मतलब कि यहाँ पर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा r लिखेंगे। रियल को रियल से कंपेयर किया, इमेजनरी वाले को इमेजनरी से कंपेयर कर देंगे, तो आई चला जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई आर आएगा। r sin थीटा इक्वल टू √3, sin थीटा इक्वल टू √3 बाई आर। r का मतलब होता है mod z इक्वल टू r, mod z इक्वल टू r होता है। मॉडुलस निकाल लेते हैं, r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, है ना। r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, और ये sin थीटा इक्वल टू √3 बाई 2। यहाँ पे जब पोलर फॉर्म होता है तो थीटा जो यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर भी है, तो एंगल मतलब सेम आना चाहिए। एंगल तभी सेम आएगा जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे। हमेशा आर्गुमेंट निकालिए सबसे पहले। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ पर तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पर तो सेम आ रहा होगा। यहाँ तो आपको बिना निकाले ही पता चल गया 1 बाई 2 है, √3 बाई 2, ये भी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ओवरऑल थीटा कितना आ गया? पाई बाई 3 आ गया। ओवरऑल थीटा पाई बाई 3 आ गया। मतलब एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो इसमें आ रहा है वही इसमें आना चाहिए, जो इसमें है वही इसमें आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो चलो इजी था, हम इजिली बता दी कि पाई बाई 3 आ रहा है। कभी कभी हो सकता है यहाँ प्लस में आ रहा हो, यहाँ माइनस आ रहा हो सकता है दोनों में माइनस आ रहा हो। तो मान लो इसकी एंगल 30 डिग्री की हो और इसका एंगल 60 डिग्री का, उस केस में क्या होगा? तो थीटा अलग अलग हो जाएगा। जब उस केस में अलग अलग हो जाएगा तो हम आर्गुमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और आर्गुमेंट से एंगल सेम आ जाता है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उस पर कराऊंगी। तो यहाँ पे आर्गुमेंट का यूज नहीं हुआ, लेकिन आर्गुमेंट से भी निकालेंगे तो सेम यही चीज आएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे z इक्वल टू r की वैल्यू 2 थी, cos पाई बाई 3 प्लस आई
sin π/3. This is required पोलर फॉर्म, बस लिख तो हो गया पोलर फॉर्म। ये क्या आ गया, पोलर फॉर्म निकल आया। यही मुझे चाहिए था। पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरह लिख के कंपेयर किया cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू करके। पोलर फॉर्म निकालने के लिए और क्या जरूरत पड़ता है, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मॉड जेड मतलब आर निकाल लिए। ठीक, उसके बाद दोनों का थीटा सेम आना चाहिए, है ना। भले ये दोनों डिफरेंट आ रहे हो बट थीटा सेम आना चाहिए। उस केस में मुझे आर्गुमेंट निकाल के चेक करना होता है। यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं की है। ठीक, अब आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ और एक एग्जाम्पल है उसके साथ। ठीक है, थैंक यू।